Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is ways modes of entertaining into external trade। मतलब जब हम एक्सटर्नल ट्रेड में एंटर करेंगे, मतलब जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो 5 प्रोसेस होता है, मतलब 5 वेज होता है एक्सटर्नल मार्केट में एंटर करने का। फर्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड होता है लाइसेंसिंग, थर्ड होता है फ्रेंचाइजिंग, फोर्थ होता है जॉइंट वेंचर एंड फिफ्थ होता है सेटिंग अप होली ओन सब्सिडीज। First is contract manufacturing. With many businesses facing high startup cost and limited resources, companies are turning to contract manufacturing. It allows a company to use the products or services that are manufactured by another external production company. अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। उसको अपना प्लांट लगाना रहता है, उसको अपनी मशीनरी लगानी रहती है, उसको अपना रॉ मटेरियल परचेज करना रहता है, फिर उसको प्रोसेस करना रहता है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये इसका जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इन सब से बचने के लिए जाहिर सी बात है हर एक पर्सन के पास, हर एक कंपनी के पास इतना तो पैसा होगा नहीं। तो इसी सब कॉस्ट से बचने के लिए कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लेती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लेने का वो मतलब ये होता है, वो बेचती तो प्रोडक्ट अपने नाम से है, पर वो जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्ट का वो करवाती किसी और से है, किसी और कंपनी से करवाती है, उस कंपनी से करवाती है जो उस प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो। तो इसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि जो उनका प्लांट का कॉस्ट है, लैंड का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, ये सब कम हो जाता है। मतलब वो माल तो वो गुड्स तो किसी और से ले रहे हैं, प्रोडक्ट तो किसी और से ले रहे हैं, पर अपना टैग लगा के, अपना लेबल लगा के, अपना ट्रेडमार्क लगा के वो कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो इसको ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और बहुत से लोग ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्ट करते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्ट करती है और इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग वाइट लेबल भी बोलते हैं। जैसे बोट ने किया था, बोट जो इतनी लीडिंग ब्रांड है आज, तो बोट ने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही का सहारा लिया था अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। इससे क्या होता है, इससे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है वो कम आती है, क्योंकि वो बल्क में सामान लेते हैं, वो बल्क में आइटम लेते हैं, तो उनको सामान जो रॉ मटेरियल्स है वो और कम से कम दाम में मिलता चला जाता है। रॉ मटेरियल सस्ता मिलने की वजह से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है वो भी कम आता है। तो इससे दोनों को मतलब फ़ायदा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत अच्छा वेज है और मोड्स है इंटरनेशनल मार्केट और एक्सटर्नल ट्रेड में एंटर होने का। सेकेंड इज लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग क्या होता है, licensing is an agreement between licensors and licensee whereby licensor permits licensee to use the permits, patent rights or trade secrets or technology acquired by licensor। अब लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है कि दूसरे पर्सन को या दूसरी कंपनी को अपना कोई भी पेटेंट्स देना, परमिशन देना, राइट देना, ट्रेड देना, ट्रेडमार्क देना और अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताना, फॉर्मुलेस बताना कि कैसे क्या मैन्युफैक्चर होता है, क्या 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 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, क्या नहीं पड़ता, मतलब एवरीथिंग उसको बता देना और उसके बदले उससे कुछ फीस चार्ज करना इज नोन एज लाइसेंसिंग। मतलब हमको जो लाइसेंसिंग होती है एक तरीके से पूरी की पूरी लाइसेंसी को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो लाइसेंसर का ब्रांड नेम भी यूज कर सकता है, फॉर्मूलाज भी यूज कर सकता है, इंग्रेडिएंट्स भी यूज कर सकता है, ट्रेडमार्क भी यूज कर सकता है, टैगलाइन भी यूज कर सकता है, एवरीथिंग वो यूज कर सकता है और वो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर कर सकता है, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकता है और जहां भी उसका मन चाहेगा वो उसको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो लाइसेंसिंग का सिंपल सा बस मतलब यही होता है, बस ये है कि जो लाइसेंसर जो मतलब लाइसेंस देता है उसको लाइसेंसर्स बोलते हैं और जो लाइसेंस लेता है उसको लाइसेंसी बोलते हैं। लाइसेंसिंग में ये होता है कि लाइसेंसर लाइसेंसी को कोई भी हेल्प नहीं करता है। जो भी लाइसेंसी होता है, मतलब जिसने भी लाइसेंस लिया होता है, वो जो भी
मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जो भी रॉ मटेरियल्स लेगा, जो भी प्लांट लेगा, जो भी मशीनरी लेगा, मतलब जो भी आउटलेट होगा XYZ, हर चीज़ वो खुद लाइसेंसी का खुद का होगा। लाइसेंसर उसमें मतलब 1 रुपए की भी उसमें मदद नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लाइसेंसी अपने हिसाब से रॉ मटेरियल्स लेता है, अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करता है, अपने हिसाब से प्लांट्स लगाता है, अपने हिसाब से पैसा स्पेंड करता है। और डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हर चीज़ मतलब इतना सारी जो भी लाइबिलिटीज़ होगी, जो भी रॉ मटेरियल परचेज करना, मतलब बहुत ज़्यादा जो ह्यूज अमाउंट लगेगा एक प्लांट लगाने में, वो सब लाइसेंसी को खुद बियर करना पड़ेगा, उसको लाइसेंसर कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। Third is franchising. In franchising, the foreign company grants the right to produce or market or sell its products in a particular area subject to terms and conditions of an agreement. The person who grants the franchising license is known as franchisor, and the person who gets the rights is called franchisee. Franchisor receive royalty or profit as per franchisor agreement. अब franchising में क्या होता है? franchising भी similar होता है लाइसेंसिंग के, बट फ्रेंचाइजिंग में और लाइसेंसिंग में डिफरेंस ये होता है कि लाइसेंसिंग जो होता है वो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल में होता है, और वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो अपना गुड्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि वो जो प्रोड्यूस करेंगे, वो जो आइटम्स मैन्युफैक्चर करेंगे, वो जो आइटम्स बनाएंगे, वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाएंगे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब फ्रेंचाइजिंग जो होता है इन सिंपल वर्ड्स एज अ सर्विस मॉडल पे काम करता है। और जो लाइसेंस देता है उस फ्रेंचाइजिंग का, उसको फ्रेंचाइजर बोलते हैं, और जो लाइसेंस लेता है उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और फ्रेंचाइजर क्या होता है? रॉयल्टी और प्रॉफिट रिसीव करता है एज पर फ्रेंचाइजर एग्रीमेंट से। फ्रेंचाइजिंग लेने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, हर के नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये होता है फ्रेंचाइजिंग लेने का कि कोई भी बिजनेस मैन है, इवन मैं हूं या आप, अगर हमने फ्रेंचाइजिंग ले ली तो हमको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केट में पहले से गुड्सविल अच्छे होते हैं। जो कस्टमर होता है वो उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है कि नहीं इस ब्रांड का है तो इट मीन्स अच्छा ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, स्टारबक्स है। अब जैसे मैकडोनल्ड अपने बर्गर के लिए जाना जाता है, अगर मैंने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली और मैंने आउटलेट उसका लगा दिया तो मुझे बहुत पूरा स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जो कस्टमर्स हैं उनको ऑलरेडी ये यकीन होगा कि हाँ ये मैकडोनल्ड का, इसका बर्गर बहुत अच्छा होगा, तो मुझे एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा कि नहीं हमारे यहाँ के बर्गर बहुत अच्छे हैं। और अगर मैंने स्टारबक खोला तो स्टारबक इज फेमस फॉर इट्स कॉफी, और पता है उसको अपने कॉफी के लिए फेमस है, तो लोगों को ये ट्रस्ट रहेगा कि नहीं स्टारबक की कॉफी बहुत अच्छी होती है। तो हमको फिर मुझे क्या होगा, मुझे बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा, नहीं हमारे यहाँ की कॉफ़ी बेस्ट है। तो फ्रेंचाइजिंग लेने से, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी बिजनेसमैन को पूरा स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना पड़ता। एक कस्टमर के अंदर पहले से जो ट्रस्ट होता है वो पहले से बिल्डअप होता है गुड, क्योंकि इन सब ब्रांड्स की गुडविल बहुत अच्छी होती है। तो हम लोगों को कोई भी फ्रेंचाइजी लेता है तो फ्रेंचाइजी को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है मार्केट में अपनी गुडविल अच्छी बनाने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए, या टेस्ट अपना बताने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रेंचाइजिंग मॉडल से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ है कि जो ब्रांड्स हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं। So joint venture. A multinational company may enter into joint venture with an indigenous firm or agency. The purpose of joint venture is either to produce a product using technical know-how and managerial aspect provide by providing company or to market the products of foreign company is in joint venture both of the companies contribute capital and share the profit. अब joint venture मतलब क्या होता है?
ये एक पॉइंट है, ये भी एक तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने का। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो कंपनी एक साथ मिलके कोई भी नई फर्म बनाती है तो उसको जॉइंट वेंचर करते हैं, या फिर एक नई फर्म आती है एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, दो लोग होते हैं, दो लोग मिलके एक नया बिजनेस करते हैं या फिर वही एग्जिस्टिंग बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से ये फायदा रहता है कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, जो भी एक्सपर्टीज होती है, वो सब क्या होती है, कंपनीज के बीच में डिवाइड हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्शन में अच्छी हूँ, मतलब मेरे यहाँ जो गुड मैन्युफैक्चर होते हैं वो A1 क्वालिटी के होते हैं, पर मुझे मार्केटिंग नहीं आती है। वही कोई बी पर्सन आया है, उसने बोला है ठीक है आप प्रोडक्शन तो करिए, मार्केटिंग का काम हम देख लेंगे, तो उसने क्या किया, उसने मार्केटिंग कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन का हेडेक मेरा हो गया, मार्केटिंग का हेडेक उसका हो गया। और इस हम दोनों ने जब मिल के काम किया तो क्या किया, जो हमारी दो लोगों की एक्सपर्टीज साथ में आई है प्रोडक्शन की और मार्केटिंग की, इसको जब हमने दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी, वो प्रोडक्शन उसका जो है बहुत अच्छा हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो रही है और मार्केटिंग भी प्लस बहुत अच्छी हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि जो मुझे टाइम वेस्ट करना पड़ता मार्केटिंग में वो मेरा बच गया, और जो उसको टाइम वेस्ट करना पड़ता मैन्युफैक्चरिंग में उसका टाइम बच गया। तो जॉइंट वेंचर से टाइम तो बचता ही बचता है, प्लस क्या होता है, जो प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस होते हैं, वो भी आपस में शेयर हो जाते हैं। जॉइंट वेंचर का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि जो दो कंपनीज होती हैं, दो फर्म्स है या दो पर्सन है, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज साथ में लेके आते हैं। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, अगर दोनों में से कोई एक भी चला गया, या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी अगर हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो कंपनी क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है, कंपनी टूट जाती है, कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हीरो होंडा में देखिए आपस में नहीं बनी, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। सो आई होप आपको लोग को जॉइंट वेंचर क्लियर हो गया होगा। लास्ट मोड है एंटर करने का एक्सटर्नल ट्रेड में, इज सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडीज। A foreign company may operate its business by setting up a subsidiary company in different countries. A subsidiary company has a separate legal entity. अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, होली ओन्ड मतलब पूरी तरीके से एक कंपनी को एक्वायर कर लेना। अब कैसे एक्वायर कर सकते हैं 100% किसी कंपनी को, एक पेरेंट कंपनी होती है, वो फॉरेन कंपनी जाके उस फॉरेन कंपनी का 100% शेयर एक्वायर कर लेती है, मतलब 100% जो इक्विटी होती है वो परचेज कर लेती है। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि जो पावर होता है, जो कंट्रोल होता है, वो उस पेरेंट कंपनी को किसी और अदर कंपनी के साथ शेयर करना नहीं पड़ता। मतलब पूरी तरीके से वो कंपनी, उस पेरेंट कंपनी उस फॉरेन कंपनी की ओनरशिप ले लेती है, मतलब पूरी तरीके से उस फॉरेन कंपनी की मालिक बन जाती है पेरेंट कंपनी। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि कंट्रोल भी उनका है, पावर भी उनका है। अगर उन्होंने बोल दिया यस तो इट मीन्स यस, अगर उन्होंने बोल दिया नो तो इट मीन्स नो। और अगर प्रॉफिट हुआ तो 100% प्रॉफिट उसी पेरेंट कंपनी का है, और लॉस हुआ तो एज यूजुअल जिस तरीके से प्रॉफिट 100% उस पेरेंट कंपनी का है, तो 100% लॉस भी उस पेरेंट कंपनी का होगा। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि जो सीक्रेसी होती है वो मेंटेन रहती है, मतलब प्रिवेसी बहुत मेंटेन रहती है। कोई भी ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और इंग्रेडिएंट हैं और भी प्रोडक्ट्स हैं और भी बनाने के फॉर्मूलाज हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वो लीक आउट नहीं होते हैं, तो प्रिवेसी बहुत मेंटेन रहती है होली ओन्ड सब्सिडीज में। और लिमिटेशन सबसे बड़ा ये है, मतलब डिसएडवांटेज ये है कि अगर प्रॉफिट इनका सबसे बड़ा ये है तो लॉस भी उसी पेरेंट कंपनी को बियर करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर कोई लॉस होता है, क्योंकि कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है एज यूजुअल। अगर प्रॉफिट ये पूरी 100% इनका, तो लॉस भी 100% उसी पेरेंट कंपनी का ही होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा लिमिटेशन वो ये होगा कि किसी ओवरसीज जाके किसी फॉरेन कंपनी का पूरी 100% इक्विटी हायर करना, मतलब 100% इक्विटी खरीद लेना, ये कोई छोटी तो बात नहीं होती है। ये बहुत बड़े प्लेयर्स का ही रोल है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ही काम कर सकते हैं, मतलब मिलियनर और
बिलियनियर। तो इसमें आप स्मॉल कंपनी को और मिडिल कंपनी को तो मतलब एलिमिनेट ही पूरी तरीके से कर दीजिए। इसमें जो बहुत लार्ज कंपनी होगी, जो इनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, वही सेटिंग ऑफ होली ओन सब्सिडीज का पार्ट बन सकती हैं, और मिडिल और स्मॉल वाले नहीं बन सकते हैं। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।